तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल लॉ का नया टॉपिक, जो कि है पर्यावरणीय कानून के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना। और दूसरा टॉपिक हम लोग का पर्यावरणीय मुद्दों पर सार्वजनिक हित याचिकाएं कैसे दायर की जाती हैं, इसका अध्ययन करें। और उसके बाद लिखा है कि किस तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रतलाम बनाम वर्दी चंद के मामले के बाद जो उच्चतम न्यायालय द्वारा विकसित पर्यावरणीय विधि शास्त्र का विस्तृत विश्लेषण, ये हम लोग क्या तीनों नए टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रतलाम बनाम वर्दी चंद के मामले को, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक था, आप लोगों को पहले समझ में आ गया होगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक है पर्यावरणीय कानून के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना। हम लोग को क्या करना है, पर्यावरणीय कानून के जो विभिन्न पहलू हैं उनका हम लोग को क्या करना है, विश्लेषण करना है। दूसरा टॉपिक है पर्यावरणीय मुद्दों पर सार्वजनिक हित याचिकाएं कैसे दायर की जाती हैं, इसका हम लोग को क्या करना है, अध्ययन करना है। और उसके बाद हम लोग का टॉपिक है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रतलाम बनाम वर्दी चंद है, उसके मामले के बाद जो उच्चतम न्यायालय द्वारा विकसित जो पर्यावरणीय विधि शास्त्र का विस्तृत हम लोग को विश्लेषण करना है। तो इस टॉपिक में जो परिचय दिया गया है वो क्या दिया गया है। इंट्रोडक्शन को देखें तो 1980 में जो दिए गए थे, 1980 में कौन सा केस था हम लोग के पास, रतलाम और वर्दी चंद का जो मामला आया था। उस मामले में जो भारत में पर्यावरणीय कानून के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, 1980 में जो दिए गए जो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रतलाम बनाम वर्दी चंद के मामले ने क्या करा था, भारत में जो पर्यावरणीय कानून यानी कि इन्वायरमेंटल लॉ का जो ग्रोथ है या उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में एक क्या बनाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मामले में क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने, इस मामले में जो उच्चतम न्यायालय था उसने क्या कहा था, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया था। इस मामले में क्या हुआ था, जो उच्चतम न्यायालय था उसने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को क्या करा था, एक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट क्या करा था, घोषित किया था, अनाउंस किया था। इस निर्णय के बाद क्या हुआ था, जो उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरणीय मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए। अब जब ये निर्णय दे दिया गया उसके बाद भी क्या हुआ, जो उच्चतम न्यायालय ने जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उस पर कई महत्वपूर्ण क्या दिए, निर्णय दिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो पर्यावरणीय विधि शास्त्र के कुछ मूल सिद्धांत विकसित हुए, जिसके रिजल्ट के रूप में क्या निकला हम लोग के पास, जो पर्यावरणीय विधि शास्त्र यानी कि जो एनवायरमेंटल लॉ के जो कुछ क्या हुए फंडामेंटल्स क्या हुए, विकसित हुए, डेवलप हुए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है हम लोग के पास, जो उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का अध्ययन, जो उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय उनका हम लोग को क्या करना है, अध्ययन करना है। तो क्या है उसके अंतर्गत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रतलाम बनाम जो रतलाम के मामले में रतलाम बनाम वर्दी चंद के मामले के बाद जो क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरणीय मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए, जिनमें क्या क्या शामिल है, नीचे का टाटा यूनियन लिमिटेड बनाम भारत संघ। अगला टॉपिक है MC मेहता बनाम भारत संघ। तीसरा हम लोग का केस था रुचिरा पाल बनाम भारत संघ। और चौथा हम लोग का है तमिलनाडु मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम भारत संघ। चार हम लोग के और केसेस आए, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो टाटा यूनियन लिमिटेड बनाम भारत संघ में क्या था, तो इस मामले में क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी कि EIA पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की आवश्यकता पर क्या करा था, बहुत ज्यादा जोर दिया था। अगर कोई प्रोजेक्ट लग रहा है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा एनवायरमेंट पे, या कितना प्रभाव पड़ेगा, किसके क्या में बचाव करने चाहिए, तो ये आकलन करने में इस केस में टाटा यूनियन लिमिटेड बनाम भारत संघ के केस में बहुत ज्यादा उच्चतम न्यायालय ने क्या करा था, जोर दिया था। MC मेहता बनाम जो भारत संघ है, इसमें इस केस में क्या करा था, जो इस मामले में उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, पर्यावरण क्षति के लिए, जो पर्यावरण क्षति हुई है, पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसके लिए मुआवजे के सिद्धांत को विकसित किया था। मुआवजे के सिद्धांत को क्या करा था, विकसित करा था। अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा तो उसके प्रति क्या मुआवजा लेना है या जो भी चीजें लेनी है, वो MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में उन्होंने क्या करा था, विकसित किया था, मुआवजे का मैटर। उसके बाद रुचिरा पाल बनाम भारत संघ, इस मामले में क्या करा था, इस मामले में जो उच्चतम न्यायालय ने वन अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया था। इस मामले में क्या करा था, जो उच्चतम न्यायालय था उसने क्या करा था, वन अधिकार जो होते हैं उसके संरक्षण पर उसने क्या करा था, जोर दिया था। और तमिलनाडु मेडिकल कॉलेज और जो अस्पताल बनाम भारत संघ क्या करा था, इस मामले में जो उच्चतम न्यायालय है ने चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन महत्व पर क्या करा है, अत्यधिक जोर दिया है। किस मैटर में, तमिलनाडु मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम भारत संघ के मैटर में। ठीक है, आगे आते हैं तो पर्यावरणीय कानून के विभिन्न पहलुओं को पढ़ते हैं। जो पर्यावरणीय कानून है उसके विभिन्न पहलू क्या क्या है, तो पर्यावरणीय कानून के विभिन्न पहलू क्या क्या शामिल है, नीचे एक वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उसके बाद क्या क्या आता है, जैव विविधता संरक्षण और वन संरक्षण।
ये क्या है, पर्यावरण कानून के क्या है, विभिन्न पहलुओं में शामिल है। पढ़ते हैं भाई वायु प्रदूषण के बारे में। तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कानून और नियम बनाए गए हैं। जो वायु प्रदूषण होता है यानी कि एयर पॉल्यूशन को नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए कई नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया गया है, कई अधिनियम, कई एक्ट पारित किए गए हैं जिससे वायु प्रदूषण को रोका जा सके। जल प्रदूषण देखें तो जल प्रदूषण के अंतर्गत क्या कह रहा है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी कई कानून और नियम बनाए गए, इसके लिए भी कई एक्ट बनाए गए, इसके लिए भी कई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी कई कानून और नियम बनाए गए हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कई कानून और नियम बनाए गए हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए कई कानून नियम बनाए गए, वन संरक्षण के लिए भी कई कानून नियम बनाए गए। सेम लाइन लिखी हुई है सब में। तो हर चीज के लिए कई एक्ट बनाए गए, कई रूल्स एंड रेगुलेशन हर टॉपिक से बनाए गए। पर्यावरण विविधता का विभिन्न जो कानून के उनके अलग अलग तरीके से फैलाव है। ठीक है, और पर्यावरणीय मुद्दों पर जो सार्वजनिक हित याचिकाएं कैसे दायर की जाती है ये हम लोग पढ़ते हैं। जो पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं यानी कि जो इन्वायरमेंटल लॉज के टॉपिक होते हैं, इन्वायरमेंटल टॉपिक्स होते हैं, उन पे याचिकाएं, उन पे कैसे अपनी याचिका या केस दायर किया जाता है, शू करा जाता है। ठीक है, सार्वजनिक हित याचिका यानी कि जो पीआईएल होता है, सार्वजनिक हित याचिका पीआईएल किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है। ठीक है, क्या है, जो सार्वजनिक हित याचिका होती है यानी कि पीआईएल किसी भी व्यक्ति द्वारा क्या करी जा सकती है, दायर की जा सकती है। जो पर्यावरणीय मुद्दे से प्रभावित है, जो क्या है, पर्यावरणीय मुद्दे से प्रभावित है या पर्यावरणीय मुद्दे पर क्या है, चिंतित है, या तो प्रभावित है या तो वो इस पर चिंतित है। पीआईएल जो होती है, सार्वजनिक हित याचिका होती है, वो तभी दायर की जा सकती है या तो उस पर वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से खुद प्रभावित हो, वो उसे अफेक्ट कर रही हो, या वो उसको लेके चिंतित हो, ये फ्यूचर में हमारी जनरेशन को खराब कर देगी या इसको खराब करेगी। तो इसको लेके कोई ज्यादा जागरूक हो तो पीआईएल वो सू या इशू करवा सकता है। पीआईएल दायर करने के लिए, जो पीआईएल दायर करने के लिए क्या होता है, याचिकाकर्ता को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करनी होती है। पीआईएल दायर करने के लिए क्या होता है, जो याचिकाकर्ता या पीआईएल दायर करने वाला होता है उसको उच्चतम न्यायालय या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट में क्या होती है, एक याचिका दायर करनी, पीआईएल दायर करनी पड़ती है। याचिका में पर्यावरणीय मुद्दे का विवरण होना चाहिए, किस टॉपिक से आप पीआईएल, किस टॉपिक के रिलेटेड आप पीआईएल शू करवा रहे हो। ठीक है, जो प्रभावित पक्ष है उनकी पहचान और निवारण के लिए प्रस्तावित उपाय, मतलब क्या हम कर सकते हैं या आप ये इसके बदले क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यानी या हाई कोर्ट के अंतर्गत जो आप याचिका दायर करवा रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, जो पर्यावरणीय कानूनों में सुधार के लिए सुझाव कैसे दे, जो पर्यावरणीय कानून है उसमें सुधार के लिए क्या सुझाव देने चाहिए। तो कानूनों का जो प्रभावी कार्यान्वयन, दूसरा है जागरूकता अभियान, तीसरा है न्यायिक तंत्र को मजबूत बनाना, चौथा है अंतरराष्ट्रीय सहयोग और पांचवा है नई तकनीकों का उपयोग। ये जो पर्यावरणीय कानूनों में सुधार करने के लिए 5 सुझाव दिए जाते हैं। कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन, मतलब अगर कानून जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने उनका प्रभावी रूप से कार्यान्वयन या उनकी देख रेख में कार्य होगा, उसी के अनुसार कार्य करेंगे तो हम लोग को इसके प्रति ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं करेंगे, जो लोग मतलब होता नहीं है, जो अधिकारी होंगे वो उस चीज को डिले करते जा रहे हैं, कोई याचिका केस खिंचता चला जा रहा, इस टॉपिक से चीजें चलेंगी तो हम लोग को भी प्रभाव होगा और सोसाइटी को भी प्रभाव होगा। ठीक है, तो जो कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन, इसके लिए सबसे पहला सुझाव है पर्यावरणीय कानून में सुधार लाने के लिए। पर्यावरणीय कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र यानी कि मजबूत लॉ स्ट्रक्चर को विकसित किए जाने चाहिए, मजबूत लॉ स्ट्रक्चर विकसित किए जाने चाहिए। जागरूकता अभियान यानी कि जागो ग्राहक जागो हमें करते रहना चाहिए, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए कि कूड़ा खुले में ना फैलाओ, यार ये दिक्कत आप ही को होगी आगे चल के। ये नहीं है लोग सोचते हैं कूड़ा फैला देंगे या मेरे घर के पास थोड़ी फैला, नाले पे फैल रहा है या यहाँ पे हम लोग फैला रहे हैं, वो आगे बढ़ते बढ़ते नाला कब तुम्हारे घर तक वो कूड़ा आ जाएगा बह के तुम्हें भी पता नहीं लगेगा। ठीक है, हर चीज, अगर किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम उस गड्ढे में खुद गिरोगे, ये आपने भी कहावत सुनी होगी और ये सच होती है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए। जो पर्यावरण संरक्षण है उसके महत्व के बारे में, उसका जो महत्व है उसके बारे में जो है जन जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए। न्यायिक तंत्र को मजबूत बनाना, जो न्यायिक तंत्र उसको मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए, पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे या तुरंत निपटारे के लिए न्यायिक तंत्र को मजबूत बनाया जाए। अगर कोई टॉपिक आया पर्यावरण रिलेटेड से संबंधित तो फटाफट त्वरित निपटारा, एक्सीलरेट तरीके से निपटारा कराने के लिए न्यायिक तंत्र को क्या होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, मजबूत बनाया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग क्या होता है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए
सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर है उस पर जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उससे निपटने के लिए क्या होना चाहिए, सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए। और अगला हम लोग के पास सुझाव है, नई तकनीकों का उपयोग करें। हर चीज टेक्नोलॉजी पे चल रही है और जो नई तकनीक आ रही है उनका उपयोग करके ही पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए जो है हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। तो जो पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि जो निष्कर्ष यानी कि इसका कंक्लूजन आखिरी में क्या निकलता है, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रतलाम बनाम वर्दी चंद के मामले के बाद क्या करा था, उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरणीय कानूनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उच्चतम न्यायालय द्वारा विकसित किए गए सिद्धांतों ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा भी प्रदान किया है। यही नहीं है, इस जब ये जो मैटर हो गया था उसके बाद जो कानून जो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि एक स्वच्छ भारत, स्वच्छ एनवायरमेंट में पर्यावरण में जीना एक मौलिक अधिकार बना दिया था, उसके बाद उन्होंने कई तरीके से एनवायरमेंटल लॉ को विकसित करा है और कई ज्यादा सरकार को निर्देश दिए हैं उसके पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए कानूनी ढांचा भी प्रदान किया है एक मजबूत। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां हैं जिनका सामना किया जाना है। ठीक है, हालांकि अभी भी कई चुनौतियां जिनका सामना समय के साथ साथ किया जाना और पर्यावरणीय कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए और इसको प्रभावी कानून कार्यान्वयन करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक था, जो कि था पर्यावरण से रिलेटेड पर्यावरण कानून के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण और पर्यावरणीय मुद्दों पर सार्वजनिक हित याचिकाएं कैसे दायर की जाती है इसका अध्ययन करना था। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक ना समझ में आया तो आप जाओ रिवाइंड कर लो इसको 1.5x की स्पीड पे आप देखोगे तो आपको दोबारा एक दो बार आप देखने से आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको ठीक ठाक लगी हो तो आप जो है इसको दोबारा से देखें और इसी के साथ ये जो सीरीज चल रही है एनवायरमेंटल लॉ की चलती रहेगी। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के भी टॉपिक्स आने वाले हैं और फटाफट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके जो टॉपिक्स है या जो आपका 5th सेमेस्टर जो चल रहा है आपका या 3rd ईयर का जो टॉपिक्स है वो हम लोग फटाफट कवर कराने की सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।